हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होने वाला है। तो आइए इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपके सामने है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का हमें देखेंगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। आपने नर्वस सिस्टम की बात करी होगी, नर्वस सिस्टम का नाम सुना होगा। और नर्वस सिस्टम में आपने देखा होगा कि ये दो भागों में डिवाइड होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको आप शॉर्ट में CNS बोलते हैं, CNS बोलते हैं। एक होता है पेरीफेरल नर्व सिस्टम, पेरीफेरल नर्व सिस्टम PNS बोलते हैं। ठीक है। जो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है आपका, इसमें ब्रेन इंक्लूड होता है और ब्रेन के साथ स्पाइनल कोड इंक्लूड होती है। जो पेरीफेरल नर्व सिस्टम है, पेरीफेरल नर्व सिस्टम में क्या होता है, कुछ सेंसरी नर्व होती है, कुछ मोटार नर्व होती है। ठीक है, कुछ सेंसरी होती है और कुछ मोटार नर्व होती है। और ये जो मोटार नर्व होती है, इन मोटार नर्व में कुछ जो नर्व होती है वो होती है वॉलेंट्री, और जो कुछ होती है वो आपका कौन सा होने वाला है, इनवॉलेंट्री या ऑटोनोमिक, इनवॉलेंट्री। ठीक है। और ये जो इनवॉलेंट्री निकल रही है, जो नर्व इनवॉलेंट्री निकल रही है, यही नर्व सिंपैथेटिक में डिवाइड होती है और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड होती है। ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम वाला इनवॉलेंट्री सिस्टम, बिल्कुल ये ऑटोनोमिक ही है, ये ऑटोनोमिक ही है, इनवॉलेंट्री ऑटोनोमिक। ठीक है। ये सिंपैथेटिक में डिवाइड होता है और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड होता है। अभी हम किसकी बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे आपके ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम की। फिर जब हम सारे सिस्टम पढ़ लेंगे तो फिर हम CNS पे भी फोकस करेंगे, CNS के बारे में भी हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले। यहां तक समझ में आया आप सभी को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपका ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, सबसे पहले बात करें ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम में क्या होता है साहब। ऑटोनोमिक सिस्टम ये आपका क्या होता है, ब्रेन, ब्रेन से कुछ नर्व निकलती है, जैसे क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है। और ये क्या होती है, स्पाइनल नर्व, स्पाइनल से कुछ नर्व निकलती है। ठीक है। जैसे आपका थोरिकोलम्बार, सेक्रल, ये सारी कहाँ से निकलती है, ये स्पाइनल से निकलती है। अब जो क्रेनियम से निकलती है, ठीक है, जो क्रेनियम से निकलती है, जो क्रेनियम से निकलती है, एक नर्व ये निकली क्रेनियम से, समझ में आ रहा है। ठीक है। और एक नर्व यहाँ से कौन सी निकली, ये रो सेक्रल से भी एक नर्व निकल चुकी है। ठीक है। एक नर्व जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती है थोरिकोलम्बार, ये थोरेक्स से निकल गई और ये लंबार रीजन से निकल गई। ठीक है। लंबार रीजन से निकल गई। ये लो मैंने यहाँ पे टर्मिनल पार्ट बना दिया इनका सभी का। ओके। जो क्रेनियम से निकल रही है, ये क्या है, क्रेनियम हो गया, ये सेक्रल हो गया, ये थोरिकोलम्बार हो गया, ये लंबार हो गया। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इस डायग्राम में जो क्रेनियम और सेक्रल, इन दो रीजन से जो भी नर्व निकल रही है वो कौन सी होने वाली है, वो आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व होने वाली है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व होने वाली है। अब क्रेनियम की भी कौन कौन सी होने वाली है, सब 3 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ये क्रेनियम की होगी। सेक्रल की कौन सी होने वाली है, सब सेक्रल की S2, S3, S4। ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। हम ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम कुछ नर्व नर्व की बात कर रही है जो क्रेनियम से और सेक्रल से निकलती है, वो पैरासिम्पैथेटिक में आने वाली है। और जो थोरिकोलम्बार से निकलनी है वो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का पार्ट है। अगर यहाँ पे मैं ये बोलूँ कि साहब पैरासिम्पैथेटिक जो आपका ऑटोनोमिक है, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक हो गया पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, एक होता है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम होता है, ये जो नर्व सिस्टम होता है ये कहाँ से निकलता है, क्रेनियो सेक्रल, क्रेनियो सेक्रल रीजन से निकलता है। और जो आपका सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम होता है ये होता है थोरिकोलम्बार,
कौन सा होने वाला है? थोरिकोलम्बार होने वाला है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? आके क्रेनियम की कौन सी नर्व होती है साहब? 3, 7, 9, 10। और सेक्रल की कौन सी नर्व होती है? S2, S3, S4। थोरिकोलम्बार में आपका T1 से स्टार्ट होता है, वो ठीक है, और उसके बाद में S2 एंड S3 तक ये होता है आपका, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। ओके, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डायग्राम बनाने के प्रयास करेंगे। उस डायग्राम में हम कुछ शब्दों का मतलब समझेंगे, कुछ ऐसे शब्दों का मतलब समझेंगे जो कि आपको एक सारणी में आगे बनवाने वाला हूँ, जिसको बनाने में मुझे कहीं ना कहीं आसानी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो गया? ब्रेन हो गया। ये क्या हो गया? कहीं ना कहीं स्पाइनल कोड हो गई। ठीक है, स्पाइनल कोड हो गई। ओके, ठीक है। ब्रेन से एक नर्व निकली, यहां खत्म हो गई। सेक्रल से एक नर्व निकली, यहां खत्म हो गई। थोरेक्स से एक नर्व निकली, ये थोड़ी सी दूर जाके खत्म हो गई। और ये आपका लंबार से एक नर्व निकली, यहाँ पे जाके खत्म हो गई। ठीक है, ओके। जो आपके सिस्टम है इसमें हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो जो क्रेनियम से जो एक नर्व निकल रही है, ठीक है, ये जो पहला है यहाँ पे एक को नर्व स्टार्ट होती है और दूसरी नर्व ये हो गई, और यहाँ पे ऑर्गन आ गया। सेम इसमें भी हो से वो दूसरी नर्व स्टार्ट हो और यहाँ पे क्या हो गया? ऑर्गन आ गया। और यहाँ पे हम देखेंगे आपके सिंपैथेटिक में यहाँ से एक नर्व निकली, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑर्गन आ गया। यहाँ से एक नर्व निकली, यहाँ पे एक ऑर्गन आ गया। ठीक है, आप कुछ अंतर देख पा रहे हैं? आई होप आप कुछ अंतर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखो, जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम मतलब जो क्रेनियम से जो नर्व निकल रही है, सेक्रल से जो नर्व निकल रही है, उसमें दो नर्व का एक जोड़ा होता है। एक नर्व यहाँ पे, एक नर्व यहाँ पे। इसमें भी सेम, एक नर्व दो नर्व, एक नर्व दो नर्व है। फिर अंतर क्या हो रहा है? अंतर ये हो रहा है, अंतर क्या हो रहा है? अंतर ये हो रहा है कि साहब यहाँ पे जो पहला वाला जो नर्व है, ये क्या बन गया? एक गैंग्लियन बन गया। गैंग्लियन क्या बन गया? गैंग्लियन। तो गैंग्लियन सबसे आप ज्यादा समझ पाएंगे। गैंग्लियन क्या है? गैंग्लियन। गैंग्लियन से जो पहले का जो नर्व है वो पैरासिम्पैथेटिक में थोड़ा लंबा है, उसका फाइबर थोड़ा लॉन्ग है। समझ में आ रहा है? देखो कितना लंबा फाइबर है। और सिंपैथेटिक में ये फाइबर गैंग्लियन से पहले का फाइबर कहीं ना कहीं छोटा होने वाला है। पहला अंतर समझ में आया? ओके, दूसरे अंतर की बात करते हैं। जो आपका जो ये पहला नर्व है, आपने नर्व की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। ये गैंग्लियन कैसे बना आपके सामने? ऐसे तो बना कि साहब एक नर्व होती है, ठीक है, और ये आपने डेंड्राइट्स पढ़े, ऐसे एक नर्व होती है, ठीक, आगे टर्मिनल पार्ट बनाती है, ठीक है, ये टर्मिनल पार्ट बनाती है। फिर यहाँ टर्मिनल पार्ट पे एक और नर्व आता है, बिल्कुल डेंड्राइट्स वाला, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसा एक नर्व होता है। यहाँ पे क्या होता है? कुछ रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। अब कुछ रिसेप्टर होते हैं, यहाँ से क्या होता है? यहाँ से जो इम्पल्स होता है, यहाँ से इम्पल्स आता है, इम्पल्स आता है और इसकी तरफ चला जाता है, दूसरे नर्व में चला जाता है। किसकी सहायता से जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर की सहायता से जाता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है? ये न्यूरोट्रांसमीटर एक नर्व से दूसरे नर्व में इम्पल्स को देता है, या एक नर्व से ऑर्गन के अंदर इम्पल्स को देता है, सूचना को देता है। अब यहाँ ध्यान सुनना, हम गैंग्लियन की बात कर रहे हैं। जो हमने यहाँ पे गोला बनाया है, ये जो गोला बनाया हम नीले रंग का, ये गोला, ये गोला, जो चार गोले हैं, ये चारों गोले क्या है? ये चारों गोले कहीं ना कहीं ये ही वाला पार्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इस पार्ट में क्या हो रहा है साहब? यहाँ पे जो पहला वाला नर्व है, इसका टर्मिनल एरिया से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, ठीक है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स वाले पार्ट पे जाके क्या करेगा? रिसेप्टर पे चिपकने वाला है। रिसेप्टर पे जाके कहीं ना कहीं सूचना को देने वाला है, या ऑर्गन पे जाके रिसेप्टर पे चिपक के कहीं ना कहीं सूचना को देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे जो हमने ये गैंग्लियन जो आपके सामने पढ़ रहे हैं, ये जो गैंग्लियन वाला पार्ट है, ठीक है, इस गैंग्लियन वाले पार्ट में मैंने बताया कि आपको दो नर्व आपस में जुड़ती है।
तो जो आपका पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व सिस्टम है, इसमें ये जो नर्व है आपके सामने, ये नर्व कोई ना कोई एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी। वो न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होने वाला, वो एसिटाइल कोलाइन होने वाला है गैंग्लियन की साइड पे। यहां पर भी क्या होने वाला है, एसिटाइल कोलाइन। और आपके सिंपैथेटिक में भी एसिटाइल कोलाइन ही होने वाला है, सिंपैथेटिक में एसिटाइल कोलाइन होने वाला है। लेकिन मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, जब हम कहां की बात करते, जब हम ऑर्गन की बात करते, तो ऑर्गन के अंदर यहां पर भी तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा होगा, जो कि सूचना को किसको दे रहा होगा, ऑर्गन को दे रहा होगा। तो यहां पे पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम में यहां पर भी एसिटाइल कोलाइन ही रिलीज होता है। आपको समझ में आया? लेकिन सिंपैथेटिक में थोड़ा उल्टा हो जाता है। सिंपैथेटिक में क्या हो जाता है, थोड़ा उल्टा हो जाता है। यहां पे जो रिलीज होने वाला है वो आपका होने वाला नोर एड्रिनलिन। क्या रिलीज होने वाला है, नोर एड्रिनलिन रिलीज होने वाला। लेकिन साहब जहां अपवाद ना हो वहां फिर पढ़ाई का क्या फायदा। यहां पे कुछ अपवाद है तो पढ़ाई होगी ना, क्योंकि आपकी मेडिकल साइंस है, कहीं ना कहीं अपवादों से भरी पड़ी है। तो साहब एक स्वेट ग्लैंड की बात करते हैं। जैसे यहां से एक स्वेट ग्लैंड का क्या निकला, फाइबर निकला। ये लो यहां से निकल गया फाइबर। ये फाइबर कहां गया, ये फाइबर कहां गया, एक स्वेट ग्लैंड पे गया। ठीक है, और स्वेट ग्लैंड पे जा चुका है फाइबर। ठीक है, गैंग्लियोनिक तो आपका एसिटाइल कोलाइन था और आपका ऑर्गन पे नोर एड्रिनलिन होने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स्वेट ग्लैंड पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो आपका नोर एड्रिनलिन से काम नहीं करता, वो आपका एसिटाइल कोलाइन से काम करने वाला। एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर वहां प्रेजेंट होता है। तो मतलब यहां पे क्या रिलीज होने वाला, यहां पे एसिटाइल कोलाइन रिलीज होने वाला है। सिंपैथेटिक के जो फाइबर है, कौन से वाले फाइबर, सिंपैथेटिक के वो फाइबर जो कि कहां से निकलते, थोरिको लंबार से निकलते हैं और स्वेट ग्लैंड की तरफ चले जाते हैं। तो जहां ऑर्गन होता वहां पर भी एसिटाइल कोलाइन रिलीज होने वाला है। आपको ये समझ में आया? ठीक है, ओके, आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में हम अभी एक सारणी के बारे में पढ़ेंगे। हम थोड़ा सा एक छोटी सी बातें पढ़ लेते, छोटी छोटी बातें, ठीक है, लेकिन मोटी बातें। आपने शक्तिमान में देखा होगा पहले कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो यहां हम छोटी छोटी बातों की बात करते हैं। ये आपका कौन सा सिस्टम है, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है और ये सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है, ठीक है। इन दोनों को मैं उठा लेता हूं एक बार और थोड़ा सा साइड में रख लेता हूं। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनना। यहां पे अगर मैं हार्ट की बात करूं, किसकी बात करूं, अगर मैं हार्ट की बात करूं तो हार्ट पे पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम क्या काम करता है, यहां पे कहीं ना कहीं हार्ट रेट को कम करने वाला है। ठीक है, और सिंपैथेटिक क्या करने वाला है, यहां पे हार्ट रेट को बढ़ा देता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक ने क्या किया कि साहब हार्ट रेट को कम किया और सिंपैथेटिक ने हार्ट रेट को बढ़ाया। नेक्स्ट हम बात करते ब्रोनकस की। ब्रोनकस की बात करते, जो ब्रोनकस वाला पार्ट है वहां पे पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम क्या करता है, ब्रोन को कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, ब्रोन को कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। और जो आपका सिंपैथेटिक वाला पार्ट है यहां पे ब्रोन को डायलेशन करवाने वाला है। जीआईटी की बात कर लेते हैं, ये जनरल बातें हैं, इनके बारे में मैं आपको आगे डीप में बताऊंगा। शुरू शुरू में क्या होता है वो बातें मैं आपको बता रहा हूं जनरली। अगर मैं यहां पे बात करूं जीआईटी की बात करूं तो जीआईटी के अंदर क्या होता है, जीआईटी के अंदर कहीं ना कहीं मोटिलिटी इंक्रीज करता है, जीआईटी की मोटिलिटी इंक्रीज करता है। और जीआईटी की मोटिलिटी इंक्रीज हो रही है तो डायरिया होएगा। मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम जीआईटी में काम करके कहीं ना कहीं डायरिया कोज करता है। और अगर आपका सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में देखें तो यहां पे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि यहां पे मोटिलिटी को कम करेगा। एक बात और पढ़ लेते हैं, आपने ब्लैडर का नाम सुना होगा, ब्लैडर का नाम सुना होगा, सुना है या नहीं सुना, बिल्कुल सुना होगा। ब्लैडर में क्या करता है, जो ब्लैडर की मसल्स होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जब ब्लैडर की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं यूरिन आउटपुट को बढ़ाएगा, मतलब यूरिन का लेवल जो होता है उसको क्या करेगा, कहीं ना कहीं बढ़ाने वाला है। ठीक है, यूरिन के लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और आपका सिंपैथेटिक क्या करेगा, यूरिन का लेवल कम करेगा, मतलब यूरिन को रोकने की कोशिश करेगा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। ग्लैंड की बात कर लेते, ग्रंथियों की बात कर लेते, ग्लैंड्स।
ग्लैंड्स पे क्या करता है, सिक्रेशन को इंक्रीज करता है, इंक्रीज सिक्रेशन। कौन सा वाला, पैरासिम्पैथेटिक। और आपका सिंपैथेटिक क्या करता है, डिक्रीज करता है सिक्रेशन को। ओके। एक होती है, एक कहानी आपने पढ़ी होगी बचपन में जब आप 12th क्लास में पढ़ते होंगे कि साहब सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। एक कुत्ता पीछे पड़ा, जब कुत्ता पीछे पड़ा तो क्या होता है साहब, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है। कुत्ता पीछे बढ़ा, कुत्ता पीछे बढ़ा तो आंखें बड़ी करोगे छोटी करोगे साहब, आंखें बड़ी बड़ी करेंगे। अगर आगे बड़ी 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 कर रहे हो मतलब माइड्रिएसिस। सिंपैथेटिक क्या करता है, माइड्रिएसिस। और आपका सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, मियोसिस। प्यूपिल की बात है ये सारी कहानी, है ना। ठीक है, आंखों को बड़ा करेगा। तो ये क्या होगी, जनरल बातें होगी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के बाद। आपका हार्ट पे क्या असर करेगा, ब्रोनकस पे क्या असर करेगा, जीआईटी पे क्या असर करेगा, प्यूपिल पे क्या असर करने वाला, यूरिन आउटपुट पे क्या असर करने वाला। ये सारी बातें नॉर्मली मैंने क्या की, आपको लिखवा दी है। समझ में आई यहां तक आपको। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक डायग्राम मैं बनाऊंगा आपके सामने। अभी यहां तक मैंने आपको बताया, एक डायग्राम मैं आपको पहले बता चुका हूं। यहाँ पे देखिए, इसी डायग्राम के बारे में बताऊंगा, इसी डायग्राम को मैं मॉडिफाई करूंगा यहाँ पे। आप इसका फोटो भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको बना भी सकते हैं। इसी डायग्राम का एक छोटा सा प्रतिरूप मैं और बनाऊंगा आपके सामने, और उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। छोटा सा डायग्राम है साहब, यहाँ पे सेम, ये समझ गए आप। ठीक है, इस पे से क्या निकलेगा, आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का नर्व निकलेगा। हम पैरासिम्पैथेटिक की बात कर लेते हैं। पैरासिम्पैथेटिक में सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेनियम से निकलने वाली। यहाँ से देखो कुछ नर्व निकल रही है, कुछ नर्व निकल रही है, कुछ नर्व निकल रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ न्यूरॉन रिलीज हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, और उसने नेक्स्ट को क्या दी, सूचना दी। और यहाँ पे आपका ऑर्गन है। ठीक है, यहाँ पर भी एक एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा था, और यहाँ पर भी एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा था। आपने यहाँ क्या देखा कि साहब जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है, क्योंकि ये तो क्या हो गया, गैंग्लियन हो गया, ये गैंग्लियन है आपका। ठीक है, ये आपका गैंग्लियन है। गैंग्लियन के जो पहले का नर्व फाइबर है, वो नर्व फाइबर लॉन्ग है पैरासिम्पैथेटिक में, और शॉर्ट है किसके अंदर, शॉर्ट है किसके अंदर, आपका सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में शॉर्ट होने वाला है। समझ गए यहां तक। ठीक है, आपने ये भी बताया कि यहाँ पे क्या था, आपका नोर एड्रेनलिन रिलीज हो रहा था, नोर एड्रेनलिन था। एक्सेप्शन था आपका स्वेट ग्लैंड। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो क्यों ना एक सारणी बना लेते हैं हम लोग, एक सारणी बना लेते हैं। आइए सारणी बनाते हैं। यहाँ पे हम PNS की बात करेंगे, यहाँ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की बात करेंगे, यहाँ सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की बात करेंगे। स्टार्ट करें बात करना। नीले पेन का प्रयोग हम कहीं ना कहीं सारणी बनाने में करेंगे, बाकी पेन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, हम और बातों में करेंगे। पहली बात, ओरिजिन कहाँ होता है साहब, क्रेनियोसेक्रल, क्रेनियोसेक्रल रीजन में होता है। अगर मैं क्रेनियम की नर्व पूछूं, क्रेनियम की नर्व पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, 3, 7, 9, 10। और अगर मैं सेक्रल रीजन की पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, H2। ये बातें मैं आपको बोल चुका हूं पहले और लिखवा भी चुका हूं। ठीक है, क्रेनियोसेक्रल होता है। अगर मैं यहां पे इसकी बात करूं तो इसकी बात करूं तो यहां पे आपका क्या होने वाला, थोरेको लंबा, लंबा। कौन सी नर्व इंक्लूड होती है साहब, T1 से लेके L2 तक होती है, एंड ये L3 तक भी देखने को मिलती है कहीं कहीं। ठीक है, पहला डिफरेंस कंप्लीट हुआ, दूसरे डिफरेंस पे चलते हैं। पैरासिम्पैथेटिक में आपने क्या देखा, जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर था वो लॉन्ग था, तो लिख लेते हैं प्री गैंग्लियोनिक, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, नर्व फाइबर ये क्या है, इसमें लॉन्ग है और माइलिनेटेड है, माइलिनेटेड है। माइलिनेटेड से मतलब आपने माइलिन शीथ का नाम सुना होगा, माइलिन शीथ का नाम सुना होगा। एक शीट प्रेजेंट होती है आपके इस पे, जो नर्व होता है उस पर एक शीट प्रेजेंट होती है जिसको माइलिन शीट बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा 11वीं 12वीं क्लास में। ठीक है, ठीक है, तो एक शीट प्रेजेंट होती है, लेकिन पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्री गैंग्लियन नर्व फाइबर की बात करी साहब, ये पैरासिम्पेटिक में लॉन्ग होता है और माइलिनेटेड होता है। यहाँ पे कैसा दिखने वाला आपका, यहाँ पे आपको बोलना है कि साहब जो आपका सिंपैथेटिक होता है उसमें कैसा होता है, प्री शॉर्ट होता है, इसको मैं मिटा दूं, शॉर्ट शॉर्ट होता है लेकिन माइलिनेटेड होता है, माइलिनेटेड होने वाला है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस पूरा हो गया। अब तीसरा करते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर की बात करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक में शॉर्ट था, यानी पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, यहां पे क्या है, शॉर्ट है लेकिन नॉन माइलिनेटेड है। कैसा है, नॉन माइलिनेटेड है। नॉन माइलिनेटेड है। यहाँ पे क्या होने वाला है, ये लॉन्ग होने वाला है और सेम नॉन माइलिनेटेड होने वाला है। आपने एक अंतर देखा, क्या देखा, कि जो पोस्ट सिनेप्टिक गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है, कौन सा वाला, पोस्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है, वो चाहे आपका एस, वो कैसा भी हो सकता है, वो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम हो सकता है या वो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम हो सकता है। दोनों में माइलिनेटेड नहीं होता है, नॉन माइलिनेटेड होता है। कैसा होता है, नॉन माइलिनेटेड। समझ में आया, ठीक है, ओके, तो यहां तक आपको समझ में आया। चौथा डिफरेंस देखते हैं हम लोग, चौथा डिफरेंस देखते हैं। जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम था उसमें जो गैंग्लियन था वो कहाँ पे था, ऑर्गन के पास में था। तो लिख लो इस बात को कि गैंग्लियन प्रेजेंट नियर द ऑर्गन। समझ में आया कि जो गैंग्लियन है पैरासिम्पैथेटिक में वो कहीं ना कहीं आपका ऑर्गन के पास में होने वाला है। यहाँ पे कहाँ पे होगा, अवे फ्रॉम ऑर्गन, ऑर्गन से दूर। कहाँ होने वाला है, अवे फ्रॉम ऑर्गन, ऑर्गन से दूर। यहां तक समझ में आया आप सभी को, मैं ये सारी बातें आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब एक बात और देखते हैं, एक डायग्राम बताया था मैंने भी आपको, और आपको मैंने ये भी बताया था कि जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा था, एसिटाइलकोलाइन। अगर सिंपैथेटिक की बात करें या पैरासिम्पैथेटिक की बात करें, दोनों में एसिटाइलकोलाइन था। तो इस बात को भी लिख लेते हैं आपका कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर वो क्या था, एसिटाइलकोलाइन, और यहां पे क्या था, सेम एसिटाइलकोलाइन। पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर देख रहे थे जो कि ऑर्गन के पास होता है। छठा, जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है ऑर्गन के ऊपर, ठीक है, तो जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होता है वो वहां पे कौन सा रिलीज करता है, आपके पैरासिम्पैथेटिक में कौन सा रिलीज करता है, वहां पे आपको पता है कि सब एसिटाइलकोलाइन होता है। सिंपैथेटिक में नोरेड्रेनलिन होता है। तो लिख लेते हैं इस बात को कि रिसेप्टर ऑन गैंग्लियन फॉर रिसीव्ड impulse received impulse प्रीगैंग्लियन टू सॉरी, रुको एक बार, रिसीव्ड impulse फ्रॉम पोस्ट गैंग्लियन टू आपका ऑर्गन। वो आपके पैरासिम्पैथेटिक में क्या था, एसिटाइलकोलाइन था। और यहां पे क्या था, यहां पे नोर एड्रिनलिन था, नोर एड्रिनलिन। एक्सेप्शन आपका स्वेट ग्लैंड,
वहां पे क्या था, वहां पे था एसिटाइल कोलाइन। यहां तक समझ में आया, वहां पे क्या था आपका एसिटाइल कोलाइन होने वाला था। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, कहाँ से इनका ओरिजिन होता है, इनके नर्व फाइबर में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन सी नर्व इसमें सम्मिलित होती है, ये सारी बातें हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है पैरासिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। इस सिस्टम की हम बात करते हैं आपके सामने। थोड़ा बहुत और देख लेते, ओरिजिन कहाँ होता है साहब, क्रेनियोसेक्रल, क्रेनियोसेक्रल, क्रेनियम की कौन सी नर्व होती है, 3, 7, 9, 10। और सेक्रल की कौन सी होती है, S2, S3, S4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, कुछ पैटर्न पढ़ेंगे, किस प्रकार आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम काम करता है, और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम काम करता है किस प्रकार, एसिटाइल कोलाइन बनता है, ये हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आपने क्या एक डायग्राम देखा है, मैं दिखा देता हूँ। मैं आपको एक डायग्राम है वो पहले दिखा देता हूँ। ये रहा, ठीक है। ये डायग्राम आ गया आपका। यहाँ आप क्या देखते हो, यहाँ आप कुछ बातें देखते हो कि ये क्या है, आपका टर्मिनल पार्ट है। किसका टर्मिनल पार्ट है, एक न्यूरॉन का है। ठीक है, ये गोला जो दिखाया गया है यहाँ पे क्या वेसाइकल है। ठीक है, ये जो इसके अंदर ये दाने दाने भरे हुए न्यूरो है। ये जो है आपका, ये कौन सी मेम्ब्रेन है यहाँ पे, यहाँ पे आपको बताना, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री। और ये कौन सी है आपका, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये बातें आप सारी पढ़ चुके हो। जो जो बीच में ये नदी दिख रही है आपको, ये खालिस्तान दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, खांच जिसको हम बोलते हैं। और इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, इन तीनों को सम्मिलित रूप से बोला जाता है सिनेप्स, सिनेप्स। क्या बोला जाता है, सिनेप्स बोला जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक वेसाइकल है जो कि क्या हुई, मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुई, और उसने क्या किया, देखो काफी मात्रा के अंदर छोटी छोटी बॉल, बॉल नहीं है ये क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर को रिलीज किया। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर देखो यहाँ पे एक आपको एक छोटा सा खड्डा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जाके चिपकने वाला है, यहाँ पे जाके चिपकने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, ये रिसेप्टार होने वाले हैं, यहाँ पे क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो ये जनरल थोड़ा सा हो गया आपका नर्व के रिगार्डिंग। ओके, अब मैं आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। सेम डायग्राम है, सेम डायग्राम है। यहाँ पे कुछ रिसेप्टार है जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आके जुड़ने वाला है। एक शब्द होता है कोलाइन। ये जो कोलाइन होता है वो कहाँ पे जाता है, ये कहीं ना कहीं आपके नर्व के टर्मिनल पार्ट में जाता है। यहाँ पे क्या आ चुका, कोलाइन आ चुका है। कोलाइन यहाँ पे आके क्या बनाता है, यहाँ पे आके वो एसिटाइल कोलाइन बनाएगा। ये एसिटाइल कोलाइन कहाँ चला जाता है, ये एसिटाइल कोलाइन बाद में, ये बाद में जो वेसाइकल होती है, वेसाइकल में जाके क्या हो जाता है आपका, इकट्ठा हो जाता कौन, एसिटाइल कोलाइन। फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये एसिटाइल कोलाइन इस मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन क्या करेगी, ये इस दीवार के पास में आके कहीं ना कहीं इस एसिटाइल कोलाइन को रिलीज कर देगी। कहाँ पे रिलीज कर देगी आपका, इस क्लेफ्ट में। यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन ही एसिटाइल कोलाइन बिखरे पड़े रहेंगे आपका। ये जनरल बातें हैं सारी कि किस प्रकार आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होता है, किस प्रकार आपका कोलिनर्जिक एक्टिविटी होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम काम कैसे करता है, ये सारी बातें हैं। एसिटाइल कोलाइन आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ चुका है। अब ये इन रिसेप्टार पे जुड़ेगा, अब ये इन रिसेप्टार पे जुड़ेगा, कहीं ना कहीं अपना कार्य करेगा।
लेकिन साहब यहाँ पे एक छोटा सा इश्यू यह है कि जब सिनेप्टिक क्लेफ्ट में होता है तो यहाँ से क्या होता है, एक गुंडा आता है इनको, जो गुंडे का नाम है वो क्या है, एसिटाइल कोलाइन, एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज। और ये गुंडा क्या करता है, ये गुंडा इनको उठा ले जाता है, ये गुंडा क्या करता है, इनको उठा लेके चला जाता है। कहां से लेके चला जाता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट से उठा के लेके चला जाता है। किसको लेके चला जाता है, आपके एसिटाइल कोलाइन को लेके चला जाता है। इस एंजाइम का नाम क्या है, एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज। काम क्या करता है, ये एसिटाइल कोलाइन को कूटता है, पीटता, तोड़ता है और बिखेर देता है, खत्म कर देता है एसिटाइल कोलाइन को, कोलिनर्जिक एक्टिविटी के कार्य को खत्म कर देता है। कौन, आपका एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज। मतलब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को हम किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, सारी बातें हमने यहां पे पढ़ी। एक चीज बताओ, मुझे ये बोला गया कि डॉक्टर साहब, एक बड़े डॉक्टर ने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब आपको है ना ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करना है, तो आप इस डायग्राम में क्या क्या कर सकते हो, आप इस डायग्राम में क्या क्या कर सकते हो। अगर आप हमारी इस एकेडमी से पढ़े हुए हो तो आप सबसे पहले बोलोगे कि साहब यहां पे इसको अंदर जाने से रोक दो। पहला काम, कोलाइन का आपके टर्मिनल एक्सोन वाले पार्ट में जाने से रोक दो। यहां पे नहीं गया तो एसिटाइल कोलिन नहीं बनेगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी नहीं होएगा। उसके बाद में ये जो एसिटाइल कोलाइन है इसको वेसाइकल में जाने से रोक दो कि भाई तू रुक, अंदर मत जा, अंदर जाएगा तो कहीं ना कहीं तू कांड करेगा, तो कहीं ना कहीं आप यहीं पे बैठे रहो, बाहर की तरफ चुपचाप बैठे रहो। अगर आपने उठने का अंदर जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ऐसा बोलेगा ये। तीसरा क्या कर सकते हैं, हम एसिटाइल कोलाइन के रिलीज को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रोक कर सकते हैं, यहां पे रोक सकते हैं हम। यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइल कोलाइन को वेसाइकल से बाहर निकलने नहीं देंगे, हम उसको रोक देंगे कि भाई तू वहीं बैठा रहे, तू अंदर गया था ना, पहले भी तुझे रोका गया था, अब तू फिर से अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, मैं तुझे बाहर नहीं आने दूंगा। ठीक है, तो इन तीनों प्रोसेस से क्या देखने को मिलेगा, इन तीनों प्रोसेस से आप ये देख पा रहे हैं कि एसिटाइल कोलाइन का लेवल कहीं ना कहीं कम हो रहा है। और अगर एसिटाइल कोलाइन का लेवल कहीं ना कहीं कम हो रहा है तो मरीज के अंदर कोलिनर्जिक एक्टिविटी या पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी प्रभावित होएगा। आप समझे मेरी बात को। ओके, अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक चौथा प्रोसीजर ये हो रहा है, चौथा प्रोसीजर ये हो रहा है कि गुंडा जो है, इस गुंडा जो है, इस गुंडे को हमने क्या किया, इस गुंडे को हमने अपनी तरफ से प्रभावित किया, एक बड़ा गुंडा बुला के लेके आ गए। जैसे करते हैं ना फिल्मों में, एक गुंडा होता है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल लोगों को मारता पीटता है, फिर हीरो क्या बनता है, गुंडा बढ़ता है, बड़ा गुंडा बन जाता है हीरो, फिर वो गुंडे को मारता है। तो क्या हुआ, एसिटाइल कोलाइन को हम क्या करेंगे, शांत कर देंगे कि भाई तू बैठा रहे, तू किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं शो करेगा, किसी भी प्रकार के एसिटाइल कोलाइन को नहीं मारेगा। अगर इसने एसिटाइल कोलाइन को नहीं मारा, पकड़ के नहीं लेके गया, नहीं तोड़ा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एसिटाइल कोलाइन का लेवल बढ़ेगा। तो अगर मैं इस एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज को ही इनहिबिट कर दूं तो कहीं ना कहीं एसिटाइल कोलाइन का लेवल शरीर के अंदर बढ़ने वाला है, और उस कंडीशन में क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा। भाई आप लोग बताओ, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगा घटेगा, सीधी सी बात है, जब एसिटाइल कोलाइन बढ़ रहा है तो बढ़ेगा बढ़ेगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब हम एक एक करके इनके बारे में लिखेंगे। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो सबसे पहला प्रोसेस था कि हमें जो एंट्री है कोलाइन की किसके अंदर, एक्सोन के टर्मिनल पार्ट में, वहां उसको इनहिबिट करना है। तो लिख लो उसको कि इनहिबिट एंट्री ऑफ कोलाइन इन एक्सोन टर्मिनल। और ये जो काम करने वाला जो पुलिस ऑफिसर है, वहां पे जो गार्ड बन के बैठा रहेगा, जो कि अंदर नहीं जाने देगा, उसका नाम क्या है, हेमिकोलिनियम। उसका नाम क्या है, हेमिकोलिनियम। हेमी का मतलब आप देख पा रहे हो, हेमी यानी आधा, कोलिनियम का मतलब कोलाइन, आधा कोलाइन, मतलब जो कोलाइन पहले सो जा रहा था वो आधा ही जाएगा। इससे आप समझ सकते हो हेमिकोलिन ने क्या किया, उस कोलाइन को अंदर जाने से रोक लिया। पहला समझ में आ गया। दूसरा, ये दवा क्या करती है, ये कोलाइन के अपटेक को रोकती है। ठीक है। दूसरा, आपने वेसाइकल्स में जाने से रोक दो एसिटाइल कोलाइन को, तो लिखो यहां पे इनहिबिशन
इनहिबिशन ऑफ एंट्री ऑफ एसिटाइल कोलाइन इन सिनेप्टिक वेसाइकल, ठीक है। और सिनेप्टिक वेसाइकल जो दवा है वो कौन सी है, ऐसा काम करती है, वैसा वैसा मी वैसा मी कोल, वैसा याद करने के लिए बता रहा हूं, वैसा वेसाइकल में कोलाइन नहीं जाएगा, वैसा वैसा में कोलाइन नहीं जाएगा, वेसल्स में कोलाइन नहीं जाएगा, सिनेप्टिक वेसाइकल में कोलाइन नहीं जाएगा। तो जो दवा है जिसने क्या किया, दूसरा वाला प्रोसीजर होगा, उसका नाम क्या है, वेसामीकोल। तीसरा तीसरा क्या था कि साहब जो आपने बताया अभी तीसरा कि वेसाइकल से अब रिलीज को रोकना है, कहां पे रोकना, क्लेफ्ट के अंदर रोकना। तो इस बात को लिख लेते हैं कि इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलाइन इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट फ्रॉम सिनेप्टिक वेसाइकल फ्रॉम सिनेप्टिक वेसाइकल। और ये किसके थ्रू आती है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के थ्रू, वाया प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आपने एक बोटुलिनम टॉक्सिन का नाम सुना होगा, बोटुलिनम टॉक्सिन, ठीक है। तो ये बोटुलिनम टॉक्सिन काम क्या करता है, ये कहीं ना कहीं एसिटाइल कोलिन की लेवल को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में कम कर देगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है। बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल इजी वे में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको न्यू जो आपकी दवाइयाँ हैं, आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की दवाइयाँ, उनके बारे में हम धीरे धीरे प्रोसीजर पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, लंबे समय के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, आपको याद होए। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। हमने देखा कि साहब जो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, ये तीनों में क्या हो रहा था, इन तीनों में एसिटाइल कोलाइन कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो इससे क्या होगा साहब, जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ये डिक्रीज हो रही है तीनों में। अब चौथा, कौन, गुंडे को कौन मारता, गुंडा, एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज को हम कहीं ना कहीं अब करने वाले शांत। तो यहां पे चौथा है ड्रग विच इनहिबिट एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज, और उसका नाम क्या है आपका, फिजियोस्टिगमाइन, फिजियोस्टिगमाइन। ये क्या करती है, ये एंजाइम को प्रभावित करती है, एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। कौन से वाले एंजाइम को, एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज एंजाइम को होती है। इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज ये काम नहीं करेगा। उससे क्या होगा, एसिटाइल कोलाइन का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम की एक्टिविटी भी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया आपका। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम की हमने अभी बात की आपके सामने। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम काम कैसे करता है कि साहब, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम होता है उसका एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको हम एसिटाइल कोलाइन बोलते हैं। हमने यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन कैसे बना और बनने के बाद में हमने उसको कैसे कैसे प्रभावित किया, वो सारी जनरल बातें पढ़ी अभी तक। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम अभी शुरुआत है, अभी बहुत लंबा हमें पढ़ना है। आगे हम बात करते हैं आपके रिसेप्टार की। जो रिसेप्टार की हम बात करेंगे आपके, किसके रिसेप्टार, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के जो रिसेप्टार उनकी बात करेंगे। जो रिसेप्टार है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला निकोटिनिक, दूसरा मस्केरिनिक। निकोटिनिक को हम एन से लिखेंगे, इसको हम एम से लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक एक बात धीरे धीरे पढ़ेंगे आराम से। निकोटोनिक रिसेप्टर में जो पहला प्रकार होता है वो आपका होता है एन एन रिसेप्टर। आपने भी एक डायग्राम देखा होगा यहाँ पे, अभी एक डायग्राम देखा था जिसको मैं बता देता हूँ आपको, ये वाला। और इसमें आपने यहाँ देखा था कि यहाँ पे गैंग्लियन था। इस गैंग्लियन में एक तो ये भी नर्व है, ये जो है ये भी एक नर्व है, और ये भी एक नर्व है। दो नर्व के बीच में एक गैंग्लियन बना है, और यहाँ पे दो नर्व जुड़ी हुई है। मतलब नर्व 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 रिसेप्टर, नर्व नर्व के बीच की बात है, तो एन एन रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, एन एन रिसेप्टर होता है, यहाँ पे भी एन एन रिसेप्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे एन एन रिसेप्टर, यहाँ पे एन एन रिसेप्टर, सेम यहाँ पर भी एन एन रिसेप्टर एन एन रिसेप्टर एन एन रिसेप्टर एन एन रिसेप्टर। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो भी मैं रिसेप्टर बना रहा हूँ वो आपका किस पे बना रहा हूँ, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर का डेंड्राइट्स वाला पार्ट है वहां पे बना रहा हूं मैं। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, एन 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 रिसेप्टर की बात करी, तो ठीक है, यहां तक पढ़ा आपने, यहां तक। अब एन एन रिसेप्टर कहाँ होता है, दो नर्व के बीच में होता है, तो लिख ले इस बात को कि जंक्शन ऑफ टू नर्व लाइक गैंग्लियन, गैंग्लियन लाइक गैंग्लियन, गैंग्लियन पे होता है। दूसरा दूसरा जो रिसेप्टर होता है वो आपका होता है एन एम रिसेप्टर, एन एम रिसेप्टर, न्यूरोमस्कुलर, न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर, नर्व और मसल्स के बीच का रिसेप्टर। लिख ले कि कहाँ प्रेजेंट होता है साबित, न्यूरोमस्कुलर, न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। ठीक है, अब जो एनएम रिसेप्टर होता है इसको एक्टिव करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए एक ऑप्टिमम स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पे कि जो एनएम दे रिक्वायर ऑप्टिमम स्टिमुलेशन फॉर मसल फंक्शन, मसल्स को फंक्शन करने के लिए ऑप्टिमम स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। तो ये निकोटिनिक रिसेप्टर हो गए आपके, जो कि दो प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं आपके मस्केरिनिक रिसेप्टर की। इसका जो पहला होता है M1 रिसेप्टर, इसका जो पहला होता है M1 रिसेप्टर, इस M1 रिसेप्टर की खास बात होती है कि स्टमक पे होता है ये, और वहां पे काम क्या करता है, एसिटाइल कोलाइन का जो लेवल, सॉरी आपका हाइड्रोक्लोराइड का जो लेवल है, HCl का लेवल है, उसको इंक्रीज करता है। कौन, आपका M1 रिसेप्टर अगर स्टिमुलेट होता है तो उस कंडीशन में एसिड इंक्रीज होता है, HCl बढ़ता है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड बढ़ता है। ठीक है, जो M2 रिसेप्टर होता है ये हार्ट पे होता है, और हार्ट पे काम करता है, ये हार्ट रेट को कम करने वाला है, हार्ट रेट को क्या करने वाला है, कम करने वाला है। तीसरा होता है आपका M3 रिसेप्टर, उसको हम नेक्स्ट पेज पे बना रहे हैं। M3 रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर कहाँ कहाँ होता है, M3 रिसेप्टर आपका होता है एक तो ब्रोंकस पे, एक होता है GIT पे, ब्लेडर पे, और ग्लैंड पे और प्यूपल पे। जहां भी हमने सिक्रेशन की बढ़ाने की बात की थी ना, तो ग्लैंड्स पे और प्यूपिल पे। कुत्ता पीछे पड़ रहा था आपके, ठीक है, प्यूपिल की हमने क्या की, बात की यहाँ पे। ठीक है साहब, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हुआ, M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया गया। अब M3 रिसेप्टर जिसको स्विच बोल सकते हैं, M3 स्विच को हमने चालू किया, तो इससे क्या हुआ, ब्रोंकस पे ब्रोंको कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिला। GIT पे क्या हुआ, हमें मोटिलिटी इंक्रीज हो रही तो डायरिया देखने को मिला, डायरिया देखने को मिलेगा। ब्लैडर पे कॉन्ट्रेक्शन हो रहा था, यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा, यूरिन इंक्रीज होएगा। ग्लैंड पे सिक्रेशन इंक्रीज हो रहा है, सिक्रेशन इंक्रीज हो रहा है। और प्यूपिल पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मियोसिस करवाता है, छोटी छोटी आंखें,
म्यूसिस देखने को मिलेगा। कुछ रिसेप्टर और होते हैं आपके मस्केरिनिक रिसेप्टर, जिनको हम M4 रिसेप्टर बोलते हैं, M5 रिसेप्टर होते हैं। वो जनरली इनके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि अपने सिलेबस से ही बात है, नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे लिख दो कि हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार अपना पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम काम करता है, किस प्रकार आपके कोलाइन से एचएलआर कोलाइन बनता है, किस प्रकार वो जो अपने जगह जगह जहाँ पर हमें रोकना है एचएलआर कोलाइन को, वहाँ हमने किस प्रकार रोका। उसके बाद में कुछ रिसेप्टर की हमने बात करी, निकोटिनिक रिसेप्टर की हमने बात करी, मस्केरिनिक रिसेप्टर की हमने बात करी आपके सामने। अब हम कुछ और पढ़ते, छोटा सा टॉपिक, उसमें हम क्या देखने वाले हैं, हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में जो ड्रग्स यूज होती है, जिसको स्टिमुलेट करने के लिए जो ड्रग्स यूज करते हैं, उनकी हम बात करेंगे। मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक ड्रग, पैरा सिम्पैथेटिक ड्रग, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। स्टार्ट करते क्लासिफिकेशन। देखो, सिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है। पैरासिम्पैथेटिक को क्या किया जाएगा, स्टिमुलेट किया जाएगा। स्टिमुलेट करके आप क्या करोगे, आप कहीं ना कहीं उस पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करके आप कोलिनर्जिक एक्टिविटी दिखाओगे। आप चाहोगे कि इसको पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हो, ठीक है। अगर जिस प्रकार पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम काम करता है उसी प्रकार से दवा ने काम किया, तो दवा ने क्या किया, कॉपी की। किसकी कॉपी की, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम की कॉपी की। और अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम की कॉपी की जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। कॉपी करने वाले को तो यही बोलते हैं ना कि तू उसकी कॉपी कर रहा भाई, तो तू उसके जैसा दिखता है, उसके जैसा काम कर, मिमिक्री कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ड्रग की बात करूं तो ड्रग में मैं दो प्रकार से डिवाइड करूंगा। पहला जो डिविडेशन होने वाला है वो क्या है आपका, पैरा सिम्पैथो सिम्पैथोमाइमेटिक माइमेटिक ड्रग, ठीक है। पहला क्या हो गया, पैरा सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग हो गया, ठीक है। दूसरा कौन से वाला, उसका उल्टा, लाइट करने वाला, सिम्पैथोलाइटिक लाइटिक ड्रग, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग हो गया। अब हम बात करते हैं आपके पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग की। आगे हमने क्या किया, इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहला एक छोटा है, एक बड़ा है। जो डायरेक्ट एक्टिंग करता है, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। एक होता आपका इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, एक्टिंग ड्रग। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक की हमने बात करी, इसको दो भागों में डिवाइड कर लिया। पहला हो गया आपका डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, दूसरा इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। जो पहला है आपका डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, डायरेक्ट एक्टिंग, डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एक्टिंग से मेरा मतलब कि जो दवा डायरेक्ट एक्ट करती है, कहाँ पे एक्ट करेगी, पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर पे तो काम करेगी। कौन कौन से होते हैं, अभी आप पढ़ के आए हो, निकोटिनिक, मस्केरिनिक, आपका एन 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 एम, आपका यही तो होता है ना, M1 M2 M3, ठीक है। इन्हीं पे तो काम करेगी। तो मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूं कि जो डायरेक्ट डायरेक्ट एक्टिंग डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग स्टिमुलेट करते ऑल 5 रिसेप्टर। कौन कौन से 5 रिसेप्टर होने वाला आपका, एन रिसेप्टर, एम रिसेप्टर, M1 रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर। और इनडायरेक्ट की बात करते हैं, इनडायरेक्ट की बात करते हैं, इनडायरेक्ट की बात करते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग जो होती है
सुनो ध्यान से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, ठीक है, चाहे जितना जोर लगा लो, हमसे आगे कोई ना हो पाएगा। अब इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग की बात कर रहे हैं, क्या होता है? हमने ये रिसेप्टार पढ़ लिया, हमें किसी प्रकार से पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को भी बढ़ाना है। अब ये पीछे के एंजाइम की बात करके आए हैं, जिसको एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज नाम दिया हमने। अगर उस गुंडे को हमने पेल दिया, उसकी हमने क्या करी, उसकी अच्छे से ठुकाई पिटाई कर दी, उस एंजाइम को हमने अपने वश में कर लिया, बिल्कुल ऐसे जादू टोना करके, तो उस केस में क्या होएगा, उस केस में कहीं ना कहीं एसिटाइल कोलिन का मात्रा बढ़ेगा। इनडायरेक्ट रूप से क्या होगा, एसिटाइल कोलाइन का मात्रा बढ़ेगा, तो कोलिनर्जिक एक्टिविटी कम होगी ज़्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी। तो आइए इसके बारे में लिख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। ड्रग विल नॉट एक्ट ऑन रिसेप्टर बट इंक्रीज करती है एसिटाइल कोलाइन ऑन, कहाँ पे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और कैसे करती है, टू सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और कैसे करती है, एसिटाइल कोलाइन जो एस्ट्रेज है इसको ब्लॉक करके करती है। ये जो हैशटैग देख रहे हो ना आप, ये ब्लॉक का साइन है हमारी भाषा के अंदर। तो अगर एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज को आप ब्लॉक कर दोगे, उसके काम को ब्लॉक कर दोगे, तो आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइल कोलाइन बढ़ने वाला है। उससे क्या होगा, आपका जो दवा है वो पैरासिम्पेटोमाइमेटिक एक्शन दिखाने वाला है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। हमने यहाँ तक क्या देखा, हमने यहाँ तक क्लासिफिकेशन देख लिया आपका, कि जो दवा है उसका क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, हमने माइमेटिक पढ़ा, लाइटिक पढ़ा। माइमेटिक में हमने आगे यहाँ पे देख लिया इनडायरेक्ट डायरेक्ट भी पढ़ लिया। तो आइए दवाओं का अध्ययन भी कर लेते हैं। अब दवाइयों का हमने टाइप पढ़ लिया, ठीक है, उनका हमने डिवाइडेशन कर लिया। अब टाइप पढ़ लेते हैं, उनका नाम पढ़ लेते हैं। पहला जो है आपका पैरासिम्पेटोमाइमेटिक से स्टार्ट करते हैं। पैरा सिम्फेटोमाइमेटिक, माइमेटिक ड्रग जो कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाएगा, जो कि क्या करेगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाएगा। इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, आपका डायरेक्ट एक्टिंग, डायरेक्ट एक्टिंग, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। हम नाम पढ़ रहे हैं, मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं क्या काम कर रही है, एसिटाइल कोलाइन की लेवल को बढ़ाने का काम कर रही है। और अगर एसिटाइल कोलाइन को, मतलब जब जो काम एसिटाइल कोलाइन करता वही काम कौन सी करी, ये दवा काम कर रही है। ठीक है, मतलब कोलिनर्जिक अगोनिस्ट हुआ या एंटागोनिस्ट हुआ, कोलिनर्जिक अगोनिस्ट हुआ। तो मैं इसको और क्या बोल सकता हूं कि साहब कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक रिसेप्टर अगोनिस्ट। जनरल फार्मेकोलॉजी में मैं आपको ये बता चुका हूं, कोलिनर्जिक अगोनिस्ट का मतलब जैसा कोलिनर्जिक काम करेगा वैसा काम करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं। जो पहला मेडिकेशन आपके स्क्रीन पे है वो है आपका पिलोकार्पिन। इसको मैं कलर चेंज करके बनाता हूँ क्योंकि सुंदर नहीं लग रहा। ओके, पिलोकार्पिन एक दवा होती है। ठीक है, ये कहाँ काम करती है, ये M3 पर काम करती है, M3 रिसेप्टर पे काम करने वाली है। और ये M3 पी से पिलोकार्पिन, पी से प्यूपिल, प्यूपिल पे काम करती है। और प्यूपिल पे क्या काम करती है, ये प्यूपिल पे कहीं ना कहीं मियोसिस करवाने वाली है। क्या काम करने वाली है, मियोसिस करवाने वाले हैं। ठीक है, और ये मियोसिस करके कहीं ना कहीं क्या करेगी, ये क्या करेगी, कहीं ना कहीं एंगल क्लोजर जो ग्लूकोमा है उसको ट्रीट करेगी। मतलब रिक्वायर्ड फॉर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, उसको ट्रीट करने में काम आएगी। कौन सी, पिलोकार्पिन ड्रग। दूसरी दवा का नाम पढ़ लेते हैं, आपका बेथानिकोल, बेथानिकोल।
ठीक है, ये कौन से रिसेप्टर पे काम करेगी, ये भी आपका M3 रिसेप्टर पे काम करेगी। अगर M3 रिसेप्टर पे काम करेगी, कहाँ पे, ब्लैडर पे काम करेगी। क्या करेगी, बी से बेथा निकोल और बी से ब्लैडर, और वहां पे क्या करेगी, कहीं ना कहीं ब्लैडर के कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाएगी, कम करेगी। बोलिए बोलिए फटाफट, जो ब्लैडर है उसके कॉन्ट्रेक्शन को कम करने वाली है या बढ़ाएगी, कॉन्ट्रेक्शन को इंक्रीज करेगी। ब्लैडर में कॉन्ट्रेक्शन हुआ ज्यादा, यूरिन आउटपुट बढ़ा, तो कहाँ काम मिलेंगे, जहां पर ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, कौन, ब्लैडर एटोनी। तो यूज्ड इन ब्लैडर एटोनी, ब्लैडर एटोनी में काम मिलेंगे। दूसरा, तीसरा, एक दवा और होती है, आपने सुना होगा, मैथा 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 कोलाइन। मैथाकोलाइन एक ड्रग होता है, ये कौन से रिसेप्टर पे काम करती है, M2 रिसेप्टर पे काम करती है। देखो मैथा शब्द में कुछ शब्द आ रहा, मेथा, मीठा, 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 मीठा किससे मीठा, दिल से मीठा। हम बात करते हैं ना कि ये व्यक्ति दिल से मीठा है, दिल से मीठा है। तो M2 रिसेप्टर कहाँ होता है, याद करिए, मैंने बताया था M1 आपका स्टमक में होता है, M2 रिसेप्टर हार्ट पे होता है, साहब है ना। तो M2 रिसेप्टर पे काम करते, दिल से मीठा मतलब दिल पे काम करती है। तो दिल पे क्या काम करती है, ये हार्ट रेट को क्या करवाती है, कम करवाती है। तो इसको कहाँ यूज करेंगे, यूज्ड इन टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया में यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका एक दवा और, कार्बाकोल। कार्बाकोल एक दवा होती है, देखो ध्यान से सुनना, कार्बाकोल ऐसी दवा है जो आपके एक तो निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है, निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्केरेनिक रिसेप्टर, मस्केरिन रिसेप्टर दोनों पे बराबर काम करती, कॉमन एक्शन इसका है ना। कार्बाकोल का आपका एन रिसेप्टर और एम रिसेप्टर, इन पे क्या है, कॉमन एक्शन है। क्या है साहब, यहाँ पे कॉमन एक्शन होने वाला है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। ओके, तो ये हमने कौन सी दवाइयां पढ़ी, ये डायरेक्ट एक्टिंग हमने दवाइयां पढ़ी। एक होता है आपका एसिटाइल कोलाइन, और इसके बारे में पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि एसिटाइल कोलाइन की ही तो हम बात करेंगे, यही तो क्या है, पैरासिम्पैथेटिक है। ठीक है, हम कुछ शब्द पढ़ेंगे, आपके कुछ नए शब्द है, अच्छे शब्द है, आपको पढ़ेंगे। आपने जीरोस्टोमिया का नाम सुना है, एक शब्द होता है जीरोस्टोमिया, जीरोस्टोमिया, इसका मतलब क्या होता है, जीरोस्टोमिया का मतलब होता है ड्राई माउथ। ठीक है, एक बीमारी होती है, वहां पे हमें ये देखने को मिलता है, सोग्रिन, शोग्रिन, शोग्रिन का मतलब SJOGREN, सोग्रिन सिंड्रोम। कैसा सिंड्रोम है साहब, ऑटो इम्यून सिस्टम है। इसमें क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम आपकी जो सेलाइवली ग्लैंड होती है, जो सेलाइवा निकालती है, जो एक्सक्रीशन करती है ग्लैंड, उनको क्या कर देता है, उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। उससे क्या होएगा, उनका सिक्रेशन कम होएगा, सिक्रेशन कम होएगा तो उससे क्या होएगा, अगर मुंह में हुआ तो ड्राई माउथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जीरोस्टोमिया देखने को मिलेगा किसमें, शो ग्रीन सिंड्रोम के अंदर। ठीक है, जैसे इसमें और क्या क्या देखने को मिलेगा साहब, इसमें ड्राई आई हो सकती है। ठीक है, तो जीरो जीरो ऑफ जीरो में देखने को मिलेगा, ड्राई माउथ, ड्राई माउथ अगर बोलते हैं तो जीरोस्टोमिया। ठीक है, तो इस समय हम क्या करेंगे, यहां पे हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सिक्रेशन बढ़े। किसका सिक्रेशन बढ़े, ग्लैंड का सिक्रेशन बढ़े। और याद करिए पीछे की कहानी, जब मैं आपको रिसेप्टर के बारे में पढ़ा रहा था, M3 रिसेप्टर कहां पे होता है, ग्लैंड पे होता है।
अगर मैं उसको स्टिमुलेट करेंगे, उसका खटका दबा दूंगा, खटका स्विच स्विच दबा दूंगा, तो उससे क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं स्टिमुलेट होएगा M3, और M3 से सिक्रेशन बढ़ने वाले हैं, ये सारा कुछ ट्रीट होएगा। ठीक है, तो एक दवा होती है सेविमनिल, 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 सेविमैली, ये एक दवा होती है। और ये दवा काम क्या करती है, ये कहीं ना कहीं आपके M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। M3 को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। और M3 को स्टिमुलेट करके इसने क्या किया, M3 को स्टिमुलेट करके इसने इंक्रीज किया ग्लैंड का सिक्रेशन। ठीक है, और इसने किसको ट्रीट किया, जीरोस्टोमिया। ठीक है ना, यानी ये RX में काम आ रही है, जीरोस्टोमिया। ठीक है, तो इनके ट्रीटमेंट में ही काम आती है आपकी कौन सी, सेविमलिन, एक दवा होती है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग पढ़ ली है। ठीक है, हमने डायरेक्ट एक्टिंग यहाँ पे ड्रग पढ़ ली, पिलोकार्पिन पढ़ा, बेथानिकोल पढ़ा हमने यहाँ पे, एक सेविमलिन हमने पढ़ा, मीठा मीठा कोलिन हमने पढ़ा, कार्बाकोल हमने पढ़ा, एसिटाइल कोलाइन भी हमने कहीं ना कहीं क्या हुआ यहाँ पे डायरेक्ट एक्टिंग में पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका इनडायरेक्ट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, इनडायरेक्ट एक्टिंग। याद करिए इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग काम कैसे कर रहा था, बताइए फटाफट। गुंडे को बड़े गुंडे ने मारा, गुंडा कौन सा, एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज। इसको क्या किया था, इसको इनहिबिशन, इसका इनहिबिशन हुआ था, इसको क्या किया, इनहिबिट किया गया। ठीक है, इससे क्या हो रहा था, इससे इंक्रीज हो रहा था, एसिटाइल कोलाइन इंक्रीज हो रहा था। समझ में आ रहा है, इससे क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था एसिटाइल कोलाइन। मतलब मैं ये बोलूंगा कि मैंने सीधा साधा उस गुंडे को पाबंद कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज को मैंने पाबंद कर दिया, किसके अंदर, इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग के अंदर। इनडायरेक्ट क्या है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक पढ़ रहे हैं भाई हम लोग, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग हम पढ़ रहे हैं। और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग के अंदर डायरेक्ट में पढ़ा चुका हूं, इनडायरेक्ट आपके सामने पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा काम क्या होगा, एसिटाइल कोलाइन के लेवल को बढ़ाना है। तो मैं यहां पे इसको लिख लूं कि साहब एसिटाइल कोलाइन जो एस्ट्रेज है, इसके ब्लॉकर की मैं बात करूंगा, किसके अंदर, इनडायरेक्ट के अंदर। इनडायरेक्ट के अंदर क्या मैं इसको एक शब्द और लिख सकता हूं, एंटी एसिटाइल कोलन एस्ट्रेज, हाँ मैं लिख सकता हूं। इसका और एक नाम क्या दे सकते हैं कि एंटी एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज। इसका मतलब क्या हुआ, एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज के एंटी काम करने वाली दवा, उसकी हम यहां पे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आइए इसका भी थोड़ा एक बार थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एसिटाइल कोलाइन, एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज है ना, ब्लॉकर, इसकी हम बात कर रहे हैं। जो कि क्या है, जो कि एक इनडायरेक्ट ड्रग है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि क्लास आपको दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, आप एक बार में ही सारा याद कर ले। एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज ब्लॉकर या इनहिबिटर एक दवा होती है, और ये दवा दो प्रकार की होती है। एक होता रिवर्सिबल, कि साहब एक बार अगर एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज को ब्लॉक कर दिया गया है तो उसको वापस से अनब्लॉक भी किया जा सकता है। एक होता है इरिवर्सिबल, एक बार हो गया तो हो गया, किसी के कहने पे अब ना तो अनब्लॉक किया जाएगा ना ही छोड़ा जाएगा, गुंडे को पकड़ के बिल्कुल मिटा दिया, मिट्टी में मिला दिया गुंडे को। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं आपके रिवर्सिबल की, रिवर्सिबल की बात करते हैं।
रिवर्सिबल जो होती है, ये दवाई दो प्रकार की होती है। एक आप बोलोगे लिपिड सोल्यूबल, एक होती है आपका वाटर सोल्यूबल, एक होती है आपका लिपिड सोल्यूबल, एक होती है वाटर सोल्यूबल। लिपिड सोल्यूबल में जो एग्जांपल पढ़ेंगे वो हमारा पहला होने वाला है फिजियोस्टिग्माइन, डोनेपेजिल, डोनेपेजिल, रिवास्टिग्माइन, रिवास्टिग्माइन, और एक होता है आपका गैलेंटामाइन, चौथा गैलेंटामाइन। क्या होता है गैलेंटामाइन? ये क्या है? आपकी लिपिड सोल्यूबल है। रिवर्सिबल में लिपिड सोल्यूबल आपकी चार दवाइयाँ होगी। फिजियोस्टिग्माइन आपने पढ़ी, आपने डोनिपेरिजिल पढ़ी, आपने आपने रिवास्टिग्माइन पढ़ी, आपने आपने गैलेंटामाइन पढ़ी। ये चारों दवाई आपने पढ़ ली है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल आपने वाटर सोल्यूबल पढ़ना, आपने नियोस्टिग्माइन, एड्रोफोनियम, एड्रोफोनियम, पायरिडोस्टिग्माइड, पायरिडोस्टिग्माइन। ठीक है, ये वाटर सोल्यूबल होने वाली है। हम एक एक करके इन 7 दवाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ने वाले हैं आपका फिजियोस्टिग्माइन और आपका नियोस्टिग्माइन का कंपैरिजन। पहला हम क्या पढ़ेंगे? आपका फिजियोस्टिग्माइन और नियोस्टिग्माइन का क्या पढ़ेंगे? कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम एक छोटी सी बात देख लेते हैं। जो लिपिड सोल्यूबल दवा होती है, लिपिड सोल्यूबल होती है, सोल्यूबल, इसको हम ओरल रूट से दे सकते हैं क्योंकि लिपिड सोल्यूबल है। ओरल रूट से दे सकते हैं। हम इसको कहीं ना कहीं आपका आई ड्रॉप दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि साहब ये क्रॉस करती है। ये क्या करती है? क्रॉस करती है। क्या क्रॉस करती है? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। कौन सी दवाइयाँ क्रॉस करती है साहब? आपकी ये जो लिपिड सोल्यूबल दवाइयाँ होती है ये क्रॉस करती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया आपको? रिवर्सिबल के अंदर, लिपिड सोल्यूबल के अंदर 4 हमने दवाइयाँ पढ़ी। वो चारों दवाइयाँ बीबीआर, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। ठीक है, आप ओरल रूट से दे सकते हो, आई ड्रॉप से उनको दे सकते हो। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फिजियोस्टिग्माइन और नियोस्टिग्माइन की बात कर लेते हैं। फिजियोस्टिग्माइन कौन सी वाली दवा है साहब? लिपिड सोल्यूबल है। नियोस्टिग्माइन कौन सी दवा है? वाटर सोल्यूबल है। तो आइए इनका डिफरेंस देख लेते हैं। पहला फिजियोस्टिग्माइन, 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 नियोस्टिग्माइन। फिजियोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन, आइए इनका डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा, आपके बाद में काम आएंगे। फिजियोस्टिग्माइन जो है वो आपका नेचुरल है, और जो नियोस्टिग्माइन है जो वाटर सोल्यूबल सिंथेटिक है, सिंथेटिक है। दूसरा आप बताइए, ये लिपिड सोल्यूबल है, ये वाटर सोल्यूबल है। ये लिपिड सोल्यूबल, ये वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? जो आपका फिजियोस्टिग्माइन है ये क्या करता है? क्रॉस करता है। कहाँ क्रॉस करता है? जीआईटी की मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, प्यूपिल, प्यूपिल की मेम्ब्रेन को क्या करता है? क्रॉस करता है। और ये क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, और पढ़ते हैं आगे, आइए फटाफट। अगर किसी को एट्रोपिन, एट्रोपिन का पॉइजनिंग हुआ तो उसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है, जो एंटीडोट आपको बोलना है, वो क्या होना है? आपका फिजियोस्टिग्माइन है। ठीक है,
ठीक है। फिजियोस्टिग्माइन किसका एंटीडोट है, ये आपको बताना है कि एट्रोपिन पॉइजनिंग में दिया जाता है। ठीक है, एट्रोपिन पॉइजनिंग में कौन दिया जाता है, आपका फिजियोस्टिग्माइन दिया जाता है, क्योंकि फिजियोस्टिग्माइन आपका ब्रेन में जा सकता है। फिजियोस्टिग्माइन कहाँ जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है। दो दवाई के बारे में हमने पढ़ लिया, फिजियोस्टिग्माइन और आपका नियोस्टिग्माइन। सिंथेटिक कौन होता है आपका, नियोस्टिग्माइन। नेचुरल कौन होता है, फिजियोस्टिग्माइन। बी को कौन क्रॉस करता है, आपका फिजियोस्टिग्माइन। समझ में आ रहा है। एट्रोपिन का अगर पॉइजनिंग हुआ है तो हमें ब्रेन के अंदर कौन सा दवा चाहिए, फिजियोस्टिग्माइन चाहिए, तो वहां मिलेगा, वो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि वो लिपिड सोल्यूबल वो क्रॉस करता है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो कुछ और दवाइयां बच गई है, जैसे डोनेप्रेजिल, रिवास्टिग्माइन। ठीक है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। डोनेप्रेजिल, डोनेप्रेजिल, रिवास्टिग्माइन, रिवास्टिग्माइन, गैलेंटामाइन, गैलेंटामाइन। तो ये क्या है, ये कुछ 3 प्रकार की दवाइयां हैं। कैसी दवाइयां है, ये लिपिड सोल्यूबल है। कैसी है, लिपिड सोल्यूबल है, लॉन्ग एक्टिंग है। ठीक है, और इनका कोई भी हिपेटोटॉक्सिक नहीं है, यानी इनका कोई भी लीवर का टॉक्सिसिटी नहीं होता है। नो हिपेटोटॉक्सिक, कोई भी इनमें से हिपेटोटॉक्सिक नहीं है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कहता हूं आप लोगों को। यहां पे एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने। ये क्या है, ये एक ब्रेन है। ब्रेन में यहाँ पे एक पार्ट है। इस पार्ट के अंदर क्या भरा हुआ है, इस पार्ट के अंदर एसिटाइल कोलाइन भरा हुआ है, ये देखो। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोलाइन जो ब्रेन के अंदर कोई पार्ट है जहां भरा हुआ, उसका नाम क्या है, बेसल न्यूक्लियस ऑफ मिनट। बेसल न्यूक्लियस ऑफ मिनट, मैं लिख लेता हूं इसका नाम कि बेसल न्यूक्लियस ऑफ मिनट। ठीक है, ये जो एरिया है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है साहब, ये रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी। ध्यान से सुनना मेरी बात, आराम से सुनना। आपने यहाँ क्या देखा कि साहब ब्रेन में कोई एरिया होता है, वो एरिया को काम करने के लिए एसिटाइल कोलाइन जरूरी है। उस एरिया का नाम है बेसल न्यूक्लियस ऑफ मिनट। किसके लिए जिम्मेदार होता है, न्यूक्लियस आपका मेमोरी के लिए जिम्मेदार होता है। अब साहब मेमोरी के लिए जिम्मेदार होता है और उसको बार बार क्या चाहिए, इसको एसिटाइल कोलाइन चाहिए। इसको जैसे ही एसिटाइल कोलाइन नहीं मिला, ये चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, और चीखने चिल्लाने से ब्रेन खराब हो जाता है। एल्जाइमर डिजीज होती है, स्नेल डिमेंशिया होता है। समझ में आ रहा है। अगर इस एरिया में क्या होएगा, अगर एसिटाइल कोलाइन का कमी होएगा तो उससे क्या देखने को मिलेगा, उससे देखने को मिलेगा सेनाइल डिमेंशिया। ठीक है, एक होता आपका एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज आपको यहां पे बताना है। अब साहब ये जो दवाइयां आपने 3 दवाइयां पढ़ी थी, डोनेपेजिल, रिवास्टिग्माइन, गैलेंटामाइन। डोनेपेजिल, रिवास्टिग्माइन, गैलेंटामाइन, ये जो 3 दवाइयां पढ़ी थी, ये दवाइयां क्या करती है, ये एसिटाइल कोलाइन के लेवल को बढ़ाती है। कहाँ पे बढ़ाती है, आपका बेसल न्यूक्लियस ऑफ मिनट में बढ़ाती है। वहां पे बढ़ा के क्या काम करती है, ये ट्रीटमेंट करती है आपके सेनाइल डिमेंशिया या अल्जाइमर डिजीज का। हमने ये दवा क्यों दी, क्योंकि साहब ये दवाइयां लिपिड सोल्यूबल रिवर्सिबल दवा है। लिपिड सोल्यूबल रिवर्सिबल दवा है। इनडायरेक्ट एक्ट करती है। कैसे एक्ट करती है, इनडायरेक्ट एक्ट करती है और पैरासिम्पेथोमाइमेटिक एक्शन दिखाती है, क्योंकि एसिटाइल कोलाइन का लेवल बढ़ा रही है। आपको यहां तक समझ में आया। सर
ये जो सेनल डिमेंशिया है, अल्जाइमर डिजीज है, इनको तो हम कहीं ना कहीं फिजियोस्टिगमाइन जो एक दवा होती है जो कि बी वो भी तो क्रॉस कर सकती है ना, वो भी तो लिपिड सोल्यूबल है ना, वो भी तो ब्रेन में जाएगी, एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाएगी। तो सर आपने उन दवाओं के साथ इस दवाओं को क्यों नहीं पढ़ा? सर आपने गैलेंटामाइन पढ़ा, रिवास्टिगमाइन पढ़ा, डोनेपेजिल पढ़ा, आपने तीनों दवाइयाँ पढ़ी। आपने कहा कि अगर किसी को मेमोरी का इश्यू हो तो उसको ये दवाई दे दो। सर फिजियोस्टिगमाइन आपने क्यों नहीं दिया? यहाँ आपका आंसर बनना चाहिए था। ध्यान से सुनना यहाँ पे इसका आंसर क्या होने वाला। यहाँ पे जो अगर इसका आंसर की हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करेंगे, फिजियोस्टिगमाइन जो फिजियोस्टिगमाइन है, वो जो तीनों दवाइयाँ हैं उनका जो मेनली एक्शन होता है वो ब्रेन पे होता है। लेकिन यहाँ पे जो फिजियोस्टिगमाइन है ये क्या करता है, आपका ब्रेन पे तो काम करता ही करता है। 50% दवा ब्रेन पे काम करती है, लेकिन जो 50% जो दवा है वो पेरीफेरल में काम करती है। पेरीफेरल में काम करती है। और याद रखिए पेरीफेरल में आपको पता है, आपने M1 रिसेप्टर पढ़ा था, M2 रिसेप्टर पढ़ा था, M3 रिसेप्टर पढ़ा था। ठीक है, M1 पहले खाओ पियो फिर दिल लगाओ, ऐसी कहानी होती है ना। पहले क्या करते हो, खाते पीते हो ना, पहले खाओ पियो फिर दिल लगाओ फिर बाकी काम सारे बाद में। तो खाओ पियो मतलब स्टमक, वहां पे ACL के लेवल को बढ़ाता, हार्ट रेट को कम करता है। बाकी M3 के आपके बहुत सारे, जैसे आपका ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन होता है, प्यूपिल में मियोसिस कराता है, ग्लैंड पे सिक्रेशन कराता है, ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ठीक है, ये बातें आप पीछे पढ़ के आ चुके हो, तो वहां पे सारे काम होते हैं। तो जो अगर आप फिजियोस्टिगमाइन आप उस कंडीशन में देते हो, आप ट्रीट करते हो अल्जाइमर डिजीज को या स्नेल डिमेंशिया को, तो वहां पे आपको ये सारे देखने को मिलेंगे। आपको एसिडिटी होएगा मरीज को, मरीज का टेकिकार्डिया से मरीज का जो नॉर्मल हार्ट रेट है वो ब्रेडिकार्डिया में चला जाएगा मरीज। ठीक है, तो इस कारण से हम वहां फिजियोस्टिगमाइन नहीं देते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? यहाँ तक आप लोगों को अगर समझ में आया है तो हम कुछ और देखते हैं आपके सामने। क्या देखते हैं? देखो हमने लिपिड सोल्यूबल दवा पढ़ ली है, उसमें हमने 4 दवा पढ़ ली है। फिजियोस्टिगमाइन पढ़ा हमने, डोनेपेजिल हमने पढ़ा, गैलेंटामाइन हमने पढ़ा, रिवास्टिगमाइन हमने पढ़ा। इनके बारे में हमने पढ़ लिया। हमने आपका नियोस्टिगमाइन भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया है कि साहब वाटर सोल्यूबल होती है और साहब ही सिंथेटिक होती है। अब यहाँ पे मैं आपको वाटर सोल्यूबल दवा पढ़ाने से पहले एक कहानी बताऊंगा, एक छोटी सी बातें बताऊंगा जो कि आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। आपने एक रिसेप्टर का नाम सुना होगा, न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर। और इस न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर को आप क्या बोलते हो? NM रिसेप्टर बोलने वाले हो। इसके बारे में मैंने आपको लिखाया है कि इसको स्टिमुलेट करने के लिए एक परफेक्ट स्टिमुलेशन होता, ना ज्यादा ना कम। एक ऑप्टिमम स्टिमुलेशन होता, ना ज्यादा ना कम। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि साहब वर्क एट परफेक्ट एसिटाइल कोलाइन लेवल। सीधी सी बात है, ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा ना कम। यहां पे क्या देखने को मिलेगा? यहां पे ये देखने को मिलेगा साहब, आप एक बात याद करिए, माइस्थेनिया ग्रेविस। एक आप बात करिए कोलिनर्जिक क्राइसिस। अगर मैं बात करूं माइस्थेनिया ग्रेविस की, तो बताइए इसका हिस्ट्री मुझे, क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर डिक्रीज होता है एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? डिक्रीज होता है एसिटाइल कोलाइन। और अगर मैं माइस्थेनिया क्राइसिस की बात करूं तो इसके अंदर इंक्रीज होता है एसिटाइल कोलाइन। एक में ज्यादा एसिटाइल कोलाइन है और एक में कम मात्रा पे क्या है? एसिटाइल कोलाइन। और हमें ये कहा जाता है कि एक ऐसा टेस्ट बताओ जो कि इन दोनों में अंतर बता सके। साहब ज्यादा एसिटाइल कोलाइन होएगा तो भी वीकनेस देखने को मिलेगा, और कम एसिटाइल कोलाइन होएगा तो भी वीकनेस देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है आप सभी को? दोनों में वीकनेस होगा, लेकिन क्या होएगा? एसिटाइल कोलाइन का लेवल दोनों को में अलग अलग है। ठीक है, स्टार्ट करें टेंसिलोन टेस्ट।
टेंसिलोन टेस्ट के बारे में आप जानते हो? टेंसिलोन टेस्ट, टेंसिलोन टेस्ट, टेंसिलोन टेस्ट क्या किया जाता है साहब कि यूज किया जाता है, यूज टू डिफरेंट डिफ्रेंशिएट, इसको नीचे लिख लेते हैं, यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन 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 देम। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है, यूज क्या किया जाता है इसमें, हाइड्रोफोनियम। अभी हाइड्रोफोनियम पढ़ा नहीं है हमने, वाटर सोल्यूबल है ये साहब, ये क्या है साहब, ये वाटर सोल्यूबल होने वाला है, तो इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। वाटर सोल्यूबल है, साथ ही शॉर्ट एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है, क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है। ठीक है, ये क्या काम करता है हाइड्रोफोनियम, ये इंक्रीज करता है एसिटाइल कोलिन के लेवल को। ये क्या करता है, क्योंकि हम माइमेटिक पढ़ रहे हैं, एसिटाइल कोलिन को ज्यादा करने का काम करेगा। ठीक है, तो दो कंडीशन होगी यहाँ पे, दो कंडीशन कौन कौन सी होगी साहब, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन। अगर किसी मरीज को, दोनों में हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, अगर या फिर इफ इफ सिम्टम जो हो रहे हैं, जो बीमारी के कारण आ रहे थे, वो कम हो रहे हैं या फायदा मिल रहा है, मतलब उसको क्या था, माइस्थेनिया ग्रेविस था। क्या था उसको, माइस्थेनिया ग्रेविस था, क्योंकि आप पीछे बोल के आ चुके हैं, माइस्थेनिया जो ग्रेविस होता है उसमें एक्सेल कोण कम होता है, आपने बढ़ाया, फायदा मिला, मतलब माइस्थेनिया ग्रेविस था। और अगर क्या हो रहा है, इफ सिम्टम इंक्रीज हो रहे, सिम्टम पहले से बहुत बुरे होते जा रहे हैं, वर्स्ट कंडीशन आ रही है, बदतर से बदतर कंडीशन आ रही है, मतलब उसको क्या है, कोलिनर्जिक क्राइसिस होने वाला है। समझ में आया, कोलिनर्जिक क्राइसिस होने वाला है। आपने क्या दिया, हाइड्रोफोनियम दिया, क्या है साहब, वाटर सोल्यूबल काम है, ये वाटर सोल्यूबल इफेक्ट करता है। मैंने काम क्या है, एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाना है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाएगा। ठीक है, अगर जो सिम्टम आ रही बीमारी के कारण, माइस्थेनिया ग्रेविस या कोलिनर्जिक ग्रेविस, दोनों में से आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, सिम्टम जो आ रहे थे बीमारी के कारण वो फायदा हो रहा है, मतलब माइस्थेनिया ग्रेविस है, और बहुत ज्यादा खराब होती जा रही कंडीशन, मतलब कोलिनर्जिक क्राइसिस है। ठीक है, अब याद रखना, जो हाइड्रोफोनियम अगर टेस्ट कभी आप करते हो, तो आप बेड साइड एट्रोपिन, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, तो एट्रोपिन का इंजेक्शन आप बेड साइड रखो एम्पूल। अगर आपको लगे कि इसका कुछ ज्यादा गलत इफेक्ट आ रहा है, तो आप इसका एंटीडोट लगा सकते हो। समझ में आए यहां तक? इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि आपका होने वाला है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।